नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनु मैम की क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे पेडागोजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक असेसमेंट के बारे में। जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस समय ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे समझाने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स और बुकलेट्स जारी कर रही है। जैसे अभी निष्ठा की ट्रेनिंग दी जा रही है टीचर्स को, और कुछ बुकलेट्स जैसे आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह को बनाया गया है टीचर्स के लिए, जिससे सभी टीचर्स अपडेट रह सकें, न्यू टेक्निक्स को यूज़ कर सकें अपने टीचिंग मेथड्स में, और इवोल्यूशन कैसे करना है बच्चों का। तो इसी सब पर जोर दिया जा रहा है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है असेसमेंट, जो कि निष्ठा के मॉड्यूल नंबर 4 में भी समझाया गया है। आज चर्चा करेंगे क्या होता है असेसमेंट, क्या अंतर है इवोल्यूशन और असेसमेंट में या मूल्यांकन और आकलन में। इसके बाद डिस्कस करेंगे CCE और SBA के बारे में। तो जानेंगे कितने टाइप होते हैं असेसमेंट के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के थॉट के साथ। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जी हाँ, किसी मंजिल को पाने की अगर आपने ठान ही ली है तो वक्त का अच्छा या बुरा क्या देखना, इंतज़ार क्या करना, अपने प्रयासों को जारी रखिए। एक सकारात्मक सोच के साथ रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। इंतज़ार करने से कहीं ऐसा ना हो जो मिलने वाला था वो भी कोई और ले जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज: CCE असेसमेंट और इवोल्यूशन, SBA डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन, पैटर्न ऑफ असेसमेंट, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग के बारे में। सबसे पहले समझते हैं मेजरमेंट, असेसमेंट और इवोल्यूशन में क्या अंतर है। मेजरमेंट मीन्स किसी भी ऑब्जर्वेशन या अवलोकन को जब आप क्वांटिटिव वैल्यू देते हैं, किसी के गुणों को जब आप किसी यूनिट में शो करते हैं तो उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जब हम किसी चीज़ के गुण और दोषों के संदर्भ में किसी पर्सन का या किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो वहाँ इवोल्यूशन या मूल्यांकन निहित होता है। फिर आता है असेसमेंट। असेसमेंट का मीन्स बच्चे को केवल उसके मार्क्स या परसेंटेज के बेस पर ही आपको इवेल्यूट नहीं करना, बल्कि उसके अदर एस्पेक्ट्स को भी समझना है। क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाता है वही इंटेलिजेंट होता है और जो कम मार्क्स लाता है वो बुद्धू होता है। तो बेसिकली इसी को ध्यान में रखते हुए एक न्यू टर्म को लाया गया जो कि असेसमेंट है। अब समझते हैं CCE और SBA क्या है। तो CCE है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। यहाँ पर दो शब्द आए हैं, एक कॉन्टिन्यूअस और एक है कॉम्प्रिहेंसिव। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है लगातार या सतत, और एक जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है, मीन्स एक बड़ा रूप है या व्यापक कहेंगे इसको, कि इसके अंदर स्टूडेंट के डेवलपमेंट के सभी एस्पेक्ट्स को शामिल किया गया है। सतत का मीन्स है कि निरंतर हम किसी बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, टेस्ट लेते हैं उसके स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स का और को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स का। मीन्स जो आपके द्वारा पढ़ाई गई बातें हैं, जो आपने समझाया है उसको, वो सब स्कोलास्टिक या शैक्षिक पक्ष में आती हैं, और जो सह शैक्षिक होती हैं या को स्कोलास्टिक होती हैं उनको हम रखेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर। मतलब वो सभी क्रियाएं जो कि वो स्कूल्स में पढ़ने के अलावा करता है, यानी गेम्स है, डांस है, म्यूज़िक है और उसकी जो भी स्किल्स हैं। मीन्स यहाँ बच्चे का हम मूल्यांकन सिर्फ एक एग्ज़ाम के बेस पर नहीं करते, बल्कि पूरे साल वो एक्टिविटीज़ क्या करता है, कितना एक्टिव है, उन सभी पहलुओं का मूल्यांकन करते हैं। और साथ ही साथ बच्चे को एक फैमिलियर एनवायरनमेंट भी देते हैं। मतलब CCE में मूल्यांकन जो है वो सभी चीज़ों का एक होलिस्टिक अप्रोच में किया जाता है। तो लेकिन हुआ क्या कि CCE में जो ये सतत है, इस शब्द को आवर्ती के रूप में गलत समझा गया। मतलब यहाँ असेसमेंट को शिक्षण और शिक्षा के साथ समेकित करना था, इंक्लूजन करना था इसका, लेकिन इस पर क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट और हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का एक, जैसे कहते हैं ना कि प्रभुत्व हो गया। मीन्स परीक्षाओं को बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा यहाँ पे परीक्षाओं का। तो इसमें जो असेसमेंट है उसको माप का पर्याय माना जाने लगा। यहाँ आकलन या असेसमेंट में बहुत से टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करना था। यहाँ तक कि CCE में भी असेसमेंट के लिए केवल पेपर और पेंसिल का यूज़ हो रहा था। इसलिए इसमें फिर से सुधार किया गया और इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक नई टर्म SBA या स्कूल बेस्ड असेसमेंट को लाया गया। असेसमेंट, अगर हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब है कि स्टूडेंट को टीचर के थ्रू ही असेस किया जाएगा। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड है ये पूरा, और स्कूल सेंटर्ड है, यानी विद्यालय केंद्रित है। मीन्स कोई और इवेल्यूट नहीं करेगा बच्चे को,
कोई बोर्ड एग्ज़ाम या कोई किसी टेस्ट के बेसिस पर आपको इवेल्यूट नहीं करना यहाँ पर। मीन्स ऐसा नहीं है कि उसकी एग्ज़ाम्स में जो परसेंटेज आई है आप उसी के बेस पर उसको इवेल्यूट कर लें कि ये पढ़ने में होशियार है या बुद्धू है, बल्कि उसको मल्टीपल एस्पेक्ट्स को स्कूल में टीचर्स के थ्रू ही उसे ऑब्जर्व करना है, फिर उसके हिसाब से उस बच्चे को डील करना है कि जिससे बच्चा भी टीचर से अच्छे से परिचित हो जाएगा और टीचर भी उसके सारे एस्पेक्ट्स को कि वो किस तरह से बेहतर सीख पाता है, कौन सा मेथड उसके लिए अच्छा है, किस में उसका इंटरेस्ट है। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट को अब सभी स्कूल्स में टीचर्स को जो है निष्ठा की ट्रेनिंग के द्वारा समझाया जा रहा है कि टीचर को स्कूल बेस्ड असेसमेंट कैसे करना है, क्यों करना चाहिए इसको, इसका क्या यूज़ है। इसका मेन पर्पज़ है कि शिक्षण को बाल केंद्रित और रुचिपूर्ण बनाना है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, न्यू मेथड्स के थ्रू बच्चों को दक्षता आधारित शिक्षा देनी है और इसी पर बेस उनका मूल्यांकन करना टीचर्स को सिखाया जा रहा है। इसीलिए सभी टीचर्स को इसका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इसके। ऑब्जेक्टिव यही है बच्चों में आचरण परिवर्तन की जांच करना, उनके व्यवहार में क्या क्या बदलाव आए, उनमें कौन कौन सी स्किल्स डेवलप हुई, उनमें कौन सी क्या प्रॉब्लम है, उनके दोषों को जानना, उपचारात्मक यानी रेमेडियल टीचिंग उन्हें देना। इससे अध्ययन का और अध्यापन का दोनों का ही मापन किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंस है कि ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल है, बच्चों की कमजोरियों को जानने में हेल्पफुल है और इससे आप उनको गाइडेंस भी दे सकते हैं और बच्चों की प्रगति में भी सहायक है। ओके, फिर हम बात करेंगे असेसमेंट और इवैल्यूएशन में अंतर क्या है। तो असेसमेंट क्या है? असेसमेंट को बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक आपको फीडबैक देता है कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा है, कौन सी टेक्निक ऐसी है जिससे वो सीख पा रहा है या वो नहीं सीख पा रहा, उसको किस तरह से बेहतर बनाया जाए। ये एक डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है, मीन्स आप उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं असेसमेंट के थ्रू और फिर रेमेडियल टीचिंग के थ्रू आप उसको बेहतर बनाते हैं। ओके, दूसरी बात, ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, मतलब प्रक्रिया आधारित है। जब प्रक्रिया चल रही होती है, आप प्रोसेस चल रहा होता है, उसी समय सेशन के बीच में कभी भी कहीं भी आप आकलन कर सकते हैं। इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो जब स्टार्टिंग पॉइंट पर जब आप टीचिंग करते हैं, क्लास में जाते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स को रखते हैं कि भाई इस साल हमारे बच्चे को ये चीज़ आ जानी चाहिए, एक बेसिक सिलेबस के रूप में रखते हैं। तो जब आप लास्ट में उन ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं कि बच्चे टेस्ट के थ्रू कितना जान पाए, मेजरमेंट करते हैं उनकी समझ को, या ऑब्जेक्टिव जो आपने रखे थे वो कितना अचीव हो पाए या किस हद तक आप उनको समझा पाए, तो इसको हम इवैल्यूएशन बोलेंगे। यानी इवैल्यूएशन जजमेंट क्रिएट करता है, फाइनली जजमेंट ही देता है। ओके, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, मीन्स पूरे प्रोसेस के बाद जो फाइनली रिजल्ट हमें मिला वो प्रोडक्ट उसकी परसेंटेज या उसकी ग्रेड के रूप में देखते हैं हम। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टाइप्स ऑफ असेसमेंट की अगर हम बात करें तो वो 3 टाइप के होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव और डायग्नोस्टिक असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है ड्यूरिंग प्रोसेस, जैसे कि अभी हमने समझा, मीन्स जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो क्लास में ऑब्जर्व करते हैं कौन सा बच्चा समझा, कौन सा नहीं समझ पा रहा। आपकी टीचिंग के दौरान आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे, जान सकते हैं कि वो समझ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे। इस असेसमेंट में अधिगम के लिए या असेसमेंट फॉर लर्निंग एक टर्म यूज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे डिस्कस करेंगे इसको। ये प्रॉब्लम ये जो है बच्चों को एक फीडबैक देता है और टीचर्स को भी ये पता लगाने में हेल्प मिलती है कि वो कहाँ सुधार करें अपने मेथड में, जो बच्चे कंटेंट को समझ पाएँ। ओके, तो ये बच्चे और टीचर दोनों के लिए ही हेल्पफुल है, इसलिए इसे हम रचनात्मक आकलन या निर्माणात्मक आकलन भी कहते हैं। इसमें एक टर्म आती है मेटा कॉग्निशन भी यूज़ होती है, मीन्स थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। मेटा कॉग्निशन मीन्स थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, या कह सकते हैं किसी टास्क को कैसे करना है, कैसे किया है और क्या प्रोग्रेस हो रही है, इस सबको संज्ञान में लेना और फिर उसमें सुधार करना, ये सब फॉर्मेटिव असेसमेंट के ही स्टेप्स हैं। ओके, फिर उसके बाद देखते हैं समेटिव असेसमेंट। समेटिव का मतलब है योगात्मक। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें ये जानना हो कि बच्चा कितना सीख चुका है, यहाँ आपने क्या मेथड यूज़ किया, क्या रेमेडी दी, इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये असेसमेंट है, इसको जो दूसरी टर्म्स इसके लिए आएगी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। वहाँ हमने जो फॉर्मेटिव थी उसमें आई थी असेसमेंट फॉर लर्निंग और यहाँ आएगी असेसमेंट ऑफ लर्निंग। मीन्स ये बच्चों ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, कितने परसेंटेज आए उसके, क्या ग्रेड मिली उसको या कितना सुधार किया उसने। ओके, यहाँ पर जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें हम पता लगाते हैं कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है। जबकि समेटिव वो टेस्ट है जब आप टीचिंग करने के बाद या बच्चे की टीचिंग के बीच में बच्चे की लर्निंग के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं। ओके,
फिर आती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट में क्या हुआ, आप उसकी जो भी कारण है उसकी जिसमें वो समझ नहीं पा रहा है, जहाँ अटक रहा है, तो उन कारणों को ढूंढकर आप उसके लिए एक रेमेडियल टीचिंग की व्यवस्था करते हैं। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव हम समझ ही गए हैं, ये बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन होता है फॉर्मेटिव, और समेटिव एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, उसके बाद है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। टैक्सोनॉमी जिसमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी बहुत फेमस है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मेन पॉइंट्स को समझते हैं। कॉग्निटिव डोमेन, 3 पक्ष दिए हैं इन्होंने इसके। ज्ञानात्मक संकल्पना, यानी कॉग्निटिव से मतलब है बच्चे की नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, उसकी लॉजिकल थिंकिंग। इसको ध्यान में रखते हुए हम टीचिंग करेंगे कि बच्चा किस लेवल पर है, कौन सी टेक्निक यूज़ की जा रही है उसके लिए, इफेक्टिव है या नहीं। फिर है अफेक्टिव डोमेन, यानी भावात्मक संकल्पना, अभिप्रेरणा, स्वीकार करना, महसूस करना, मीन्स इमोशनल लेवल फीलिंग्स को लिया जाता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसा डिज़ाइन डेवलप करते हैं जो पूरी क्लास के बच्चों के लेवल का हो। फिर उसके बाद आता है साइकोमोटर या कोग्निटिव डोमेन भी कहते हैं इसको। मीन्स यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे आप कह सकते हैं लर्निंग बाय डूइंग या लर्निंग बाय प्ले, मीन्स वो सभी एक्टिविटीज़ जो बच्चा सीखने के लिए करता है, वो सब पाठ्य सहगामी क्रियाएँ साइकोमोटर या कोग्निटिव डोमेन में आती हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ इवोल्यूशन के बारे में। तो ऑब्जर्वेशंस, सोशियोमेट्री, प्रोजेक्ट्स, इंटरव्यू, केस स्टडी, इन सब के थ्रू आप बच्चे को इवेल्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑब्जर्वेशन। जब आप बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं कि वो स्कूल में आया, क्लास में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, लंच ब्रेक में कैसे खेलता है, या मीन्स आप समझ पा रहे हैं कि आज वो उदास है या खुश है, उसको किस तरह से पढ़ाना है। उसके बाद आ जाता है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री का मतलब है, ये टेक्निक जो है बहुत फेमस टेक्निक है, जेकब एल मोरेने ने दी थी। उन्होंने बच्चों को एक आपसी कांटेक्ट या रिलेशन को मेज़र करना सिखाया, मतलब बच्चों के बीच में। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि आप क्लास में किसी बच्चे के लिए आप वोटिंग करा लें, तो आपको पता चल जाएगा कि उस बच्चे को कितने लोग पसंद करते हैं, उसका कैसा है सोशल कॉन्टैक्ट, कैसे रखता है वो, इंटरेक्शन कैसा है उसका और बच्चों के साथ। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट्स के थ्रू आप बच्चों का मेजरमेंट कर सकते हैं। इंटरव्यू के थ्रू बच्चों से बात करके उसकी कठिनाइयों का पता लगाया जा सकता है, वो किस लेवल पर चल रहा है। ये भी 2 तरह का होता है, स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद आता है केस स्टडी। केस स्टडी के थ्रू भी आप बच्चों को समझ सकते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात करें तो ये कोई एक पर्टिकुलर घटना, मीन्स कोई एक ऐसी डेट जिस दिन वो पर्टिकुलर घटना घटी, तो आप उसको एक डायरी में रिकॉर्ड कर लेते हैं। मीन्स एक एजुकेटर है, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को एक डायरी में रिकॉर्ड करता है। तो कभी भी किसी भी बच्चे की कोई भी किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया जो अच्छा लगा आपको, या उसने कोई गलत काम किया, तो वो आप उस डायरी में रिकॉर्ड कर लेते हैं। रेटिंग स्केल्स के थ्रू आप अपने बच्चे को मेज़र कर सकते हैं। पोर्टफोलियो मीन्स आपका एक ऐसी अट्रैक्टिव फाइल है जिसमें आप बच्चों के फ़ोटो लगा सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में लिख सकते हैं, उनके एकेडमिक वर्क, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके नॉन एकेडमिक रिकॉर्ड को एज अ फाइल रख सकते हैं। यही उसका पोर्टफोलियो कहलाता है। ओके, उसके बाद आता है पैटर्न ऑफ असेसमेंट। जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब आप किसी काम को करते समय उसके बीच में ही उसकी जांच करते हैं कितना सीख रहे हैं, तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जब काम के खत्म होने पर उसकी जांच की जाती है कि आपने कितना सीखा, तो वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और असेसमेंट एज लर्निंग, मतलब यहाँ बच्चे अपने आप को मेज़र करना सीख जाते हैं कि किस तरह से हम पढ़ पा रहे हैं, हम क्या समझ पा रहे हैं। तो ये होती है असेसमेंट एज लर्निंग। ओके, उसके बाद बात करते हैं डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग की। जब हम किसी टेस्ट के थ्रू ये जान पाएँ कि बच्चा कहाँ अटक रहा है या पुअर परफॉर्मेंस दे रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो आपकी बीमारी को डायग्नोस करता है, तभी तो दवाई देता है ना। ऐसा नहीं है कि वो सभी पेशेंट को एक सी दवाई दे देगा, चाहे किसी को फीवर हो या किसी को पेट में दर्द हो, तो जैसी बीमारी होगी वैसे ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसी तरह से क्लास में बच्चों की प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाता है। किसी को मैथ समझ नहीं आ रही है, कोई साइंस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको डील किया जाएगा। जब कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो उसको पता चल जाता है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो कि कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझकर उनके लिए रेमेडियल टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं।
मीन्स जैसी बीमारी होगी उसी तरह की दवाई दी जाएगी। यहाँ पर मीन्स बच्चे के अकॉर्डिंग ही, उसके मेंटल लेवल को समझकर ही उसको रेमेडी दी जाती है। तो डायग्नोज मीन्स प्रॉब्लम को समझना या जानना और बाद में उसी के हिसाब से उसको रेमेडी या उपचार देना। ओके, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। यदि कंटेंट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।